सो कैफ 6 मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस हम पढ़ रहे थे और अभी तक हम मैनेजेरियल एनालिसिस में हैं, जहाँ पे हमारे पास कुछ 3 बड़े टॉपिक हैं। एक एक्सटर्नल एनालिसिस, एक इंटरनल एनालिसिस और एक एथिकल डिसीजन मेकिंग। अभी हम एक्सटर्नल इंटरनल एनालिसिस की कुछ बातें कर रहे हैं। और क्या बातें हम कर रहे हैं? हम बातें कर रहे हैं बिजनेस स्ट्रैटेजी की, मीन हाउ टू डील विथ कंपटीशन, कैसे डील करना है थ्रू आ प्रोसेस कॉल्ड स्ट्रेटजिक प्रोसेस, आल्सो कॉल्ड strategic planning, mean how to make strategies, how to formulate strategies या how to plan strategies, which involves strategic analysis, strategic choice and strategic implementation। और हमारे सिलेबस में क्या कवर किया गया है? स्ट्रेटजिक एनालिसिस, चॉइस, इम्प्लीमेंटेशन, CFAP लेवल पे जाके हम कवर करेंगे। स्ट्रेटजिक एनालिसिस का मतलब क्या है? टू एनालाइज करंट पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कि हमें अपने बिजनेस की करंट पोजीशन को एनालाइज करना है। और वो पोजीशन को एनालाइज करने के लिए हमें परफॉर्म करना होता है इंटरनल एनालिसिस। क्यों? टू आइडेंटिफाई पॉजिटिव रिसोर्सेज मीन स्ट्रेंथ एंड नेगेटिव रिसोर्सेज मीन वीकनेसेस। हमें परफॉर्म करना होता है पोजीशन को एनालाइज करने के लिए एक्सटर्नल एनालिसिस। क्यों? To identify positive factors in the environment, i.e. opportunities, and negative factors in the environment, i.e. threats। कैसे हमने इंटरनल एनालिसिस परफॉर्म करना है? थ्रू पॉटर्स वैल्यू चेन। थ्रू पॉटर्स वैल्यू चेन मीन प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को देखना है कि आइदर स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। ये एक और मॉडल भी है जो हमने फ्यूचर में कहीं पे कवर करना है और उसे नाम दिया जाता है रिसोर्स मॉडल का। क्या होता है नहीं पता हमें। एक्सटर्नल एनालिसिस का मतलब क्या है? एनवायरमेंटल एनालिसिस। और एक फर्म 2 तरह के एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती है। एक छोटा एनवायरनमेंट होता है जिसे नाम दिया जाता है इंडस्ट्री एनवायरनमेंट का, और एक बड़ा एनवायरनमेंट होता है जिसे नाम दिया जाता है मैक्रो एनवायरनमेंट का। हाँ, अगर हमें इंडस्ट्री एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है तो हमारे पास मॉडल है पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल या फिर इंडस्ट्री लाइफ साइकिल मॉडल। पोर्टर 5 फोर्सेस क्या है ये हम कवर कर चुके हैं। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर और कंपैटिटिव राइवलरी। लाइफ साइकिल क्या है हमें नहीं पता, फ्यूचर में कहीं पे डिस्कस करेंगे। मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है, तुम्हारे पास 2 मॉडल हैं। पेस्टल फैक्टर्स के थ्रू एनालाइज करना जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, या फिर हमारे पास एक और मॉडल भी है जिसे नाम दिया जाता है पोर्टर्स नेशनल डायमंड मॉडल। पोर्टर्स नेशनल डायमंड मॉडल। और ये नेशनल डायमंड मॉडल क्या होता है अभी तक हमें नहीं पता। दिस मीन पोजीशन को एनालाइज करने के लिए हमें इंटरनल एनालिसिस भी परफॉर्म करना है थ्रू एनी मॉडल, एक्सटर्नल एनालिसिस भी परफॉर्म करना है थ्रू सम मॉडल्स। क्यों? एक्सटर्नल एनालिसिस किसी एक मॉडल से कंप्लीट नहीं होगा। क्यों? 2 तरह के एनवायरनमेंट हमें एनालाइज करना पड़ेंगे, इंडस्ट्री भी और मैक्रो भी, फिर जाके एक्सटर्नल एनालिसिस कंप्लीट होगा। मीन कोई 3 मॉडल अप्लाई करके हमारी पोजीशन एनालाइज होगी। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, इन चारों की बेस पर पोजीशन एनालाइज होगी। सिर्फ स्ट्रेंथ वीकनेसेस से पोजीशन का नहीं पता चलेगा, सिर्फ अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स से पोजीशन का नहीं पता चलेगा, चारों हमें फैक्टर देखना पड़ेंगे। हाँ, एक वास्ट एनालिसिस अगर हमें करना है तो फिर हमें इंटरनल एक्सटर्नल सेपरेट करके ही स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स आइडेंटिफाई करना पड़ेंगे। हाँ, हम क्विक वे में भी पोजीशन को एनालाइज कर सकते हैं और वो हम कर सकते हैं थ्रू पोजीशनिंग एनालिसिस। और पोजीशनिंग एनालिसिस कैसे होगा? थ्रू आ सिंगल मॉडल कॉल्ड SWOT, जिसमें स्ट्रेंथ वीकनेसेस इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हम देखेंगे, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स
आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। हाँ, स्ट्रेंथ वीकनेसेस आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान काम है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जो अच्छी बातें मिल रही हैं स्ट्रेंथ में लिख देंगे, ऑब्जेक्टिव मीट करने में जो हेल्प देती हैं, और वो बातें जो ऑब्जेक्टिव मीट करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, इंटरनल मसले, वो हम कहाँ पे लिख देंगे? वीकनेसेस में। अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने में पंगा है, तो उसके लिए दिमाग में क्या रखेंगे? पेस्टल 5 फोर्सेस फैक्टर को। और हमने पेस्टल 5 फोर्सेस इसीलिए पहले पढ़ा ताकि अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स आइडेंटिफाई करना हमारे लिए ईजी हो जाए। सो यहाँ तक कोई चीज़ मसला कर रही हो। वैल्यू चेन हमने कवर कर लिया, अभी तक हमने इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कवर किया। स्वॉट हमने कवर कर लिया, हाँ एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया। पोर्टर 5 फोर्सेस हमने कवर किया, एक क्वेश्चन हमने देख लिया एयरलाइन इंडस्ट्री पे अप्लाई करके। पेस्टल हमने कवर किया, इसके ऊपर भी हमने कोई 2 क्वेश्चन कवर कर लिए। आज हम क्या करेंगे? बाकी क्वेश्चंस देखेंगे, किस किस मॉडल से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास, उनको कवर करेंगे। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 हम कवर कर चुके। क्वेश्चन नंबर 4 कल हमने स्टार्ट किया था, और पार्ट ए हमने क्या किया? उस पर स्वॉट अप्लाई कर दिया। ईट स्मार्ट एक फैमिली ऑन रेस्टोरेंट मिस्टर एंड मिसिज खान चला रहे हैं, जिसकी स्ट्रेंथ थी कि मिसिज खान जो है वो फॉरेन क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट है, जिसके अंदर सारे डाइट मेन्यू जो है वो प्रिपेयर हो रहे हैं। स्ट्रेंथ थी कि मिस्टर खान जो है वो खुद मार्केटिंग ग्रेजुएट है और कस्टमर कंप्लेंट्स फीडबैक को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मसला था कि कंपनी डाइनिंग सर्विस जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रही, और बिजनेस क्या कर रहा है? सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो अपने आप को प्रमोट कर रहा है। तो ये थी स्ट्रेंथ, क्यों इंटरनल बात थी ना। उसके बाद हमने देखा कि बिजनेस क्या कर रहा है, कोई सेटअप कॉस्ट जो है वो लो है, हेल्दी फूड के थ्रू चल रहा है, और सम रेस्टोरेंट जो है वो डाइट फूड मेन्यू भी बना रहे हैं। बी फिट ने कहा कि यार हमारे साथ आ जाओ, हमारे पास जिम में कुछ लोग आते हैं, उनको डाइट भी चाहिए होती है, लेकिन नहीं पता होता है क्या डाइट उनके लिए अच्छी है, तो आप आके जो है वो डाइट मेन्यूज़ उन्हें बताओ क्या क्या अच्छे हो सकते हैं, या उनको कोई डाइट चाहिए तो आप प्रिपेयर करके देना। तो हमने कहा कि हमारे लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट क्या था? एक कंपैक्टर का जो है वो मार्केट में एंटर होना। पार्ट ए हमने स्वॉट अप्लाई कर लिया। पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज forming part of primary value chain as suggested by Porter and give 2 examples related to each such activity in ES। क्या आपने इस रेस्टोरेंट की 5 प्राइमरी एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करनी है और उनकी कोई 2-2 एग्जाम्पल्स भी देनी है इस रेस्टोरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। 5 प्राइमरी एक्टिविटीज क्या थी? इनबाउंड लॉजिस्टिक, inbound logistic, operations, outbound logistic, marketing and sales, और सर्विसेज बोले तो आफ्टर सेल सर्विसेज। इनबाउंड लॉजिस्टिक, हाउ इनपुट्स आर हैंडल, मटेरियल की बाइंग, उसकी स्टोरेज और उसकी डिलीवरी। इस रेस्टोरेंट में इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या हो सकती है? कंपनी क्या करती है? रेस्टोरेंट है ना, तो बाइंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, इनबाउंड लॉजिस्टिक, और लाने के बाद आफ्टर बाइंग स्टोरेज ऑफ मीट, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये क्या है? इनबाउंड लॉजिस्टिक। क्या ख्याल है? उसकी बाइंग भी होगी और साथ उसके बाद लाने के बाद स्टोर भी करना होगा, इसलिए आपको ये चीज़ें रेस्टोरेंट में स्टोर करना पड़ती। ऑपरेशंस, कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट, तो क्या करना? प्रिपेयरिंग फूड आइटम्स अंडर सुपरविजन ऑफ मिसिज खान। क्या ख्याल है? ये ऑपरेशंस हैं। और कंपनी कोई रॉ फूड भी प्रिपेयर करती होगी, लाइक मीट वगैरह को बॉयल करके रख लिया ताकि कस्टमर ऑर्डर आए तो फौरी हम प्रिपेयर कर सकें। तो ये जो है रेफ्रिजरेशन है, किस चीज़ की? वर्किंग प्रोसेस की, फिनिश गुड्स की नहीं, वर्किंग प्रोसेस की
बिफोर रिसीविंग कस्टमर ऑर्डर, तो ये भी क्या है, ऑपरेशन। पैकिंग ऑफ फूड भी कह सकते हैं, एग्जैक्टली। व्हाट इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक? हाउ आउटपुट्स आर हैंडल्ड प्लस डिलीवरी। तो कंपनी डिलीवरी करती है, तो पहली बात तो डिलीवरी ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स टू कस्टमर प्लेस, तो ये क्या है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक। और दूसरा, कुछ कंपनी शायद आउट फिनिश गुड्स भी बना के स्टोर करती होगी, लाइक सैलड वगैरह जो है वो आप बना के क्या करते हो, रेफ्रिजरेशन में रखते हो, तो ये जो फिनिश गुड्स लाइक सैलड जो है स्टोर करना, ये क्या है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक। मार्केटिंग एंड सेल्स, बताया हुआ उसने, सोशल मीडिया के थ्रू जो अपने बिजनेस को प्रमोट करना, ये क्या है, मार्केटिंग। और मार्केटिंग क्या है, बी फिट कस्टमर को अपने जो है वो क्या करना, पम्फलेट वगैरह दे के मार्केटिंग करना, तो वो भी क्या है, मार्केटिंग एंड सेल्स। या सेल चैनल भी हमारे पास, सेल चैनल क्या है, टेक अवे या डिलीवरी है, टेक अवे या डिलीवरी वो क्या है, हमारा सेल चैनल है। कस्टमर फ़ोन पे ऑर्डर करता है, हम डिलीवर करते हैं, या फिर आके लेके जाता है, सेल चैनल। मैनुअल है या फिर ऑर्डरिंग है, कंप्यूटराइज्ड है। व्हाट आर द सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज? रिस्पॉन्डिंग टू कस्टमर कंप्लेंट्स, टेकिंग देयर फीडबैक, वो क्या है, आफ्टर सेल सर्विसेज। या प्रोवाइडिंग क्या, बी फिट के कस्टमर को वो डाइट प्लान जो है वो प्रोवाइड करना, ये भी क्या है, सर्विसेज है। क्या ख्याल है, क्या आप जिम कर रहे हो तो आपको कौन कौन सी खुराक किस तरह की चाहिए, तो ये क्या, एक तरह की हेल्पफुलनेस मीन सर्विसेज। अप्लाई किया जा सकता है। दो दो एग्जाम्पल देना थोड़ा सा औखा काम है, एक एक इजीली दी जा सकती है। उसके बाद हम मूव हुए टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फाल्कन एयर FA इज एन एयरलाइन। करना क्या आपको, रिक्वायरमेंट ए है, बी है, सी है। रिक्वायरमेंट ए ऑफ द क्वेश्चन, कंडक्ट स्वॉट एनालिसिस फॉर FA। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स आपने आइडेंटिफाई करने हैं। सो फाल्कन एयर, गुड लक एवरीबॉडी। पहले जरा खुद से ट्राई करें, स्वॉट एनालिसिस अप्लाई करें इस पर। जी, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, ज़रूरी नहीं चारों फैक्टर ही आइडेंटिफाई करने हैं, हो सकता है कोई एक फैक्टर ना हो अंदर, ज़बरदस्ती नहीं है, कोई कंपनी अच्छी भी हो सकती है ना, वीकनेस है ही नहीं। कोई इतनी बुरी भी हो सकती है क्योंकि स्ट्रेंथ ही नहीं है। So Falcon Air FA is an airline that operates scheduled services to all the major cities within the country and 16 international destinations. तो कंपनी क्या करती है, शेड्यूल्ड सर्विसेज देती है। शेड्यूल्ड का मतलब क्या है, ऑन टाइम सर्विसेज देती है। तो ये क्या है, एक स्ट्रेंथ है जो कस्टमर को रिटेन रखने में, सेटिस्फाई करने में, ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी। क्या ख्याल है,
टू ऑल द मेजर सिटीज़ विद इन द कंट्री एंड 16 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, और कंट्री के ऑल मेजर सिटीज़ में सर्विस दे रही है। मीन कस्टमर को फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है कि कहीं पे भी वो सर्विस ले सकते हैं, और 16 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन भी मीन 16 अदर कंट्रीज में भी फ्लाइट्स प्रोवाइड कर रही है। तो ये भी क्या कर रही है, फ्लैक्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर प्रोवाइड करते हुए कस्टमर रिटेन रखने में, ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी। मीन एक लिख दो या दो सेपरेट लिख दो फिर भी एक बात है। FA takes pride in its excellent customer services and is known for spacious passenger seats. तो स्ट्रेंथ है कंपनी की, कस्टमर सर्विसेज बड़ी अच्छी हैं, स्पेशियस सीट्स हैं जो अगेन कस्टमर को सेटिस्फाई करने में, ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी। It has a fleet of 12 new aircraft and 4 aging aircraft that it plans to replace with new ones soon. तो कंपनी के पास 12 नए जहाज हैं, 4 पुराने जहाज हैं, और पुरानों को भी ये आगे रिप्लेस करने का सोच रही है। तो जितने एसेट आपके न्यू होते हैं उतने ही वो ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं। क्या ख्याल है? पुरानी मोटरें बिजली ज़्यादा खाती हैं, नई मोटरें बिजली कम खाती हैं। पुरानी गाड़ियां पेट्रोल ज़्यादा पीती हैं, नई गाड़ियां पेट्रोल कम पीती हैं। और वैसे भी जहाज़ नए होंगे तो अंदर सीट्स वगैरह फटी पुरानी नहीं होंगी, मटेरियल जो है वो नया होगा। तो ये भी कस्टमर को क्या करेगा, अच्छी एम्बियंस प्रोवाइड करेगा, जिसके थ्रू अगेन कस्टमर को रिटेन करने में, ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प मिलेगी। जो 4 पुराने हैं वो भी कंपनी रिप्लेस करने का सोच रही है। The ongoing COVID-19 pandemic has had great impact on the global aviation industry and FA operations have also taken a bad hit. तो थ्रेट है कि क्या चल रहा है, मनहूस कोरोना चल रहा है, जिसकी वजह से जो है वो कस्टमर शायद ट्रैवलिंग, अननेसेसरी ट्रैवलिंग को अवॉइड करेंगे, जो आपकी सेल को अफेक्ट करते हुए ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। It has incurred heavy losses due to international travel restrictions and there is uncertainty in local air travel business due to the strict travel SOPs to be followed. तो थ्रेट है कि कंपनी को स्ट्रिक्ट SOPs रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा एंड ड्यू टू नॉन कंप्लाइंस फाइन्स, पेनल्टीज जो हैं वो आपके बिजनेस पोजीशन को अफेक्ट कर सकती हैं। In an effort to support the local aviation industry, the government has waived airport tax for local air travels for the time being. तो गवर्नमेंट का टैक्स में सब्सिडी देना क्या है, अपॉर्चुनिटी जो थ्रू कॉस्ट कटिंग बिजनेस सर्वाइवल में हेल्प देगा। FA management welcomes the government support and is determined to weather the storm caused by the pandemic. तो कंपनी उसको इंजॉय कर रही है। तो क्या थी, कोई 2-3 स्ट्रेंथ थी हमारे पास। There is no weakness in this particular scenario. अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास एक, और 2 थ्रेट्स थे हमारे पास। क्या ख्याल है? और टोटल ये 4 नंबर की रिक्वायरमेंट थी। फ्यूचर प्लानिंग है तो हम उससे स्पेंड तो लेंगे या नहीं? कौन सा पॉइंट आप कह रहे हो? फर्स्ट पॉइंट में जहाँ पे मैंने कहा रिप्लेस विद न्यू वंस आपने कहा, वो हमने यही कह दिया कि 12 नए हैं और जो पुराने हैं वो भी कंपनी रिप्लेस करने का सोच रही है। तो एक ही स्ट्रेंथ है कि आपके जो एसेट्स हैं वो न्यू हैं, जो थ्रू कॉस्ट एफिशिएंसी या कस्टमर सर्विसेज को इम्प्रूव करते हुए ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देंगे। सर तो ये तो प्लानिंग है ना, अभी लेट है। जो 12 हैं हमने मेनली उसको उठाया कि 12 नए हैं, अगर कोई 4 पुराने में है तो वो भी कंपनी क्या करने जा रही है, इम्प्रूव करने जा रही है। ठीक हो गया। हमने ये जो एनालिसिस परफॉर्म करना होते हैं ना, चाहे पेस्टल है, चाहे 5 फोर्सेस है, चाहे वैल्यू चेन है, ये हमने सिर्फ करंट नहीं फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना होता है। क्यों? हम प्लानिंग कहाँ की करने जा रहे हैं, फ्यूचर की। इसलिए हमने इनका इम्पैक्ट सिर्फ करंट नहीं फ्यूचर भी देखना होता है। क्यों? कुछ फैक्टर्स अभी चेंज हुए हैं लेकिन हमें इम्पैक्ट कब करेंगे, फ्यूचर में करेंगे। पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन, explain whether the strength of each of Porter's 5 forces has risen or declined for the aviation industry due to the ongoing manhoo's pandemic. Provide reason for your answer. ये जो पेंडेमिक चल रहा है इसकी वजह से ये जो एयरलाइन इंडस्ट्री है इसके लिए ये 5 फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रांग होंगी या फिर वीक होंगी। तो हमने ऑलरेडी एयरलाइन इंडस्ट्री का ही 5 फोर्सेस का क्वेश्चन कवर किया हुआ है।
हाँ उसमें कोरोना नहीं था, तो अब इसमें थोड़ा सा कोरोना पेंडेमिक का इफेक्ट डालते हुए बातें कर लेंगे। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हाई होगा या लो होगा? लो होगा। क्यों? पेंडेमिक चल रहा है, उसकी वजह से भी इन्वेस्टर जो है वो हेजिटेट करेंगे टू मेक इन्वेस्टमेंट, और वैसे भी इन्वेस्टमेंट रिस्क भी हाई है, और पेंडेमिक की वजह से रेगुलेशंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं, एसओपीज फॉलो करने हैं, तो उस वजह से भी न्यू एंट्रेंट्स हेजिटेट करेगा टू एंटर इन आर इंडस्ट्री। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स क्या होगी? लो होगा। क्यों? ड्यू टू बैरियर टू एंट्री। मेनली बैरियर टू एंट्री में एक नई चीज़ रेगुलेशन में क्या आ गई? एसओपीज की कंप्लायंस। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हाई होगा या लो होगा? लोकल लेवल पे हाई होगा। कस्टमर जो है वो प्रेफर करेगा किस चीज़ को? कैब को या खुली ट्रेन को, जिसमें हवा भी अंदर आती जाती रहे, जर्म्स जो हैं वो अगर कोई खांस भी रहा है तो साथ बाहर निकलते जाए। क्या ख्याल है? लेकिन इंटरनेशनल ट्रैवल में कस्टमर के पास और ऑप्शन नहीं है, तो वहाँ पे लो होगा। उसके बाद हम आगे बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। बार्गेनिंग पावर सप्लायर हाई होगा, लेकिन ड्यू टू पेंडेमिक शायद ऑपरेशंस जो हैं वो स्टॉप हैं फ़्लाइट्स के, तो शायद उनके प्लेन की भी डिमांड नहीं है आजकल। तो उस सूरत में क्या होगा? लो होगा। क्यों? आगे डिमांड नहीं है उनके प्लेन्स की फिलहाल वक्त। क्या ख्याल है? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लो भी हो सकता है। हाँ, कैटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, फूड आइटम जो हमने लेना होती हैं, तो वो क्या होगा? वो भी लो होगा। क्यों? मैनी कैटरिंग कंपनीज अवेलेबल होंगी, और ड्यू टू पेंडेमिक वैसे ही फ्लाइट्स बंद पड़ी हैं, तो उनकी भी सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं हो रही होगी जितनी पहले होती थी। तो इसलिए भी वो क्या करेंगे? उनकी बार्गेनिंग पावर लो होगी, मीन लो प्राइस पे सप्लायर हमें फूड आइटम्स भी ऑफर कर रहे होंगे। अफेक्ट हुए हैं, इसलिए हमने कहा कि सप्लायर बार्गेनिंग पावर लो है। जहाज़ बनाने वाली कंपनी बोइंग, एयरबस, उनकी बार्गेनिंग पावर लो है। क्यों? आगे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, वो तो शायद हमारी मिन्नतें कर रहे होंगे, यार खरीदो हमसे जहाज़। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर हाई होगी, लो होगी? हाई होगी। ये कोरोना जब से आया ना, एयरलाइन की टिकट्स हिस्ट्री की लोएस्ट प्राइसेस पे हैं। इतनी लोएस्ट प्राइसेस पे एयरलाइन टिकट्स कभी भी नहीं थी। क्यों? कुछ कंट्रीज में वैसी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है आने जाने के लिए, उस वजह से भी क्या हुआ? इनकी फ्लाइट्स बंद हो गई। लोग वैसे भी अवॉइड कर रहे थे, दूसरे कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे कोरोना हो गया तो मैं वापस भी नहीं आ पाऊँगा। अननेसेसरी ट्रैवलिंग को लोग अवॉइड कर रहे थे, इसलिए इन्होंने प्राइसेस इतनी लो रखी हुई हैं ताकि अट्रैक्ट हों, क्या करें? आके ट्रैवल करें। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर क्या है? हाई है यहाँ पे। क्यों? उसको अच्छी से अच्छी एयरलाइन की भी सस्ती टिकट अवेलेबल है ड्यू टू पेंडेमिक। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर क्या है? हाई। कस्टमर दो तरह के होते हैं एयरलाइन इंडस्ट्री के, एक होता है इंडिविजुअल कस्टमर, एक होता है कारपोरेट कस्टमर। कारपोरेट कस्टमर कौन है? ये ट्रैवलिंग एजेंट जी, हम 100 लोगों का जो है वो एक ग्रुप बना के उम्रा कराने लेके जा रहे हैं, तो इन्होंने क्या करना है? एक टिकट खरीदनी है आपसे? नहीं, इन्होंने 100 टिकट्स खरीदनी है। ये जो एजेंट हैं ये क्या करते हैं? समटाइम पूरी की पूरी एयरलाइन की टिकट्स खरीद लेते हैं, जब इन्हें पता होता है कि हाँ इन डेज़ में इस जगहों पे लोगों का आना जाना ज़्यादा है, तो ये सारी की सारी टिकट्स खरीद लेते हैं लो प्राइस पे, ताकि आगे लोगों को फिर ये हाई प्राइस पे सेल करते हैं। तब यहाँ पे कारपोरेट क्लाइंट के पॉइंट से भी बार्गेनिंग पावर क्या होगी? हाई होगी। इंडिविजुअल के पॉइंट से भी हाई होगी। क्या ख्याल है? हाँ, एक नॉर्मल सिचुएशन में अगर हम बात करें, अगर कोरोना ना चल रहा हो, तो कारपोरेट क्लाइंट की तो बार्गेनिंग पावर हाई होती है। क्यों? मेजर कस्टमर एक तरह के बन जाते हैं। लेकिन इंडिविजुअल कस्टमर, अगर आपकी सर्विसेज अच्छी हैं, तो फिर इंडिविजुअल कस्टमर की बार्गेनिंग पावर क्या होती है? लो होती है। लाइक किसी ने एमरेट्स पे ट्रैवल करना है, तो एमरेट्स जितनी भी टिकट चार्ज करेगी लोगों को पे करना पड़ेगा इंडिविजुअल कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कारपोरेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। क्यों? वो मेजर कस्टमर बन जाता है। लेकिन यहाँ पे हर तरह के कस्टमर की बार्गेनिंग पावर हाई है। क्यों? लोग ट्रैवल नहीं कर रहे, तो आपको क्या करना पड़ रहा है? लो प्राइसेस ऑफर करके कस्टमर को खींचना पड़ रहा है। उसके बाद अगर बात करें, कंपैटिटिव राइवलरी स्ट्रांग होगी, वीक होगी? कंपैटिटिव राइवलरी, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट क्या होगा? स्लो।
स्लो की सूरत में कंपैरेटिव राइवरी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, प्राइस वार चल रही होंगी, हर एयरलाइन लो प्राइसेस के थ्रू कस्टमर को अपनी तरफ खींचने की तरफ लगी होगी, तो उससे क्या होगा, कंपैरेटिव राइवरी स्ट्रॉन्ग होगी। और वैसे भी बैरियर टू एग्जिट, विड्रॉल कॉस्ट भी हाई है, विड्रॉल कॉस्ट भी हाई है ना, क्या कहला है, जहाज लेके किसी और इंडस्ट्री में तो नहीं ना जा सकते, तो विड्रॉल कॉस्ट भी हाई है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपैरेटिव राइवरी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स लो है ड्यू टू बैरियर टू एंट्री, उसमें मेन बैरियर क्या है, रेगुलेशन, एसओपीज की कंप्लायंस, इन्वेस्टमेंट रिस्क भी हाई है। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट लोकल लेवल तो हाई है लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, लो। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर लो, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर हाई, कंपैरेटिव राइवरी स्ट्रॉन्ग। तो बातें की जा सकती हैं। पार्ट सी ऑफ द क्वेश्चन, बेस्ड ऑन योर एनालिसिस इन ए एंड बी अबव, ऊपर ए में जो आपने स्वॉट अप्लाई किया, बी में जो आपने 5 फोर्सेस अप्लाई किया, प्रोवाइड रिकमेंडेशंस टू एफए विद सपोर्टिंग रीजंस। इस बिजनेस को आप क्या रिकमेंड करोगे कि क्या करना चाहिए इसे, लॉसेस में चल रहा है बिजनेस, पेंडेमिक की वजह से कस्टमर नहीं आ रहे, एसओपीज भी फॉलो करने, रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो गई हैं, आप बिजनेस को क्या रिकमेंड करोगे, सर्वाइवल के लिए क्या करे वो। पहली बात तो एसओपीज की कंप्लायंस इंश्योर करे, क्या ख्याल है, एसओपीज की कंप्लायंस इंश्योर करे, स्टाफ को जो है वो इंश्योर करे कि मस्ट कंप्लायंस होनी चाहिए एसओपीज की। क्यों, ये एसओपीज की कंप्लायंस ना करने की सूरत में अगर गवर्नमेंट ने कोई एक्शन ले लिया, फाइन्स पेनल्टीज और इंपोज कर दी, तो उससे तो बिजनेस बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकेगा। तो पहले तो एसओपीज की कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए अपना एक इंटरनल सिस्टम जो है वो डेवलप करना चाहिए, विद द सपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ इसकी हमें कंप्लायंस करनी चाहिए। बिजनेस का प्लान है कि मैं अपने 4 पुराने जहाज भी नए कर लूं, अभी करना चाहिए नहीं, वो अपने जो है वो पुराने जहाज अभी चेंज करने का प्लान जो है वो डिले करना चाहिए अंटिल रिलीज ऑफ दिस पेंडेमिक सिचुएशन। क्या ख्याल है, क्यों अभी इतने कस्टमर नहीं है कि आप 16 जहाज ही चलाओ, हो सकता है 12 के साथ है, 12 क्या आपका हो सकता है 4 जहाज के साथ ही अभी ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो सकते हो, इसलिए अभी वो फ्यूचर में डिले कर देना चाहिए। लॉसेस हो रहे हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए, लोकल लेवल पे ऑपरेशन ज़्यादा करने चाहिए। हाँ, टैक्स वेविंग का उसमें आपको फ़ायदा, गवर्नमेंट जो है वो आपको टैक्स वेव दे रही है एट लोकल ट्रैवल, तो लोकल ट्रैवल पे आपको जो है वो और ज़्यादा फ्लाइट्स जो है प्रमोट करनी चाहिए ताकि वो टैक्स वेव का आप जो है बेनिफिट अचीव कर सको। बिजनेस लॉस में चल रहा है, इसके लिए क्या करना चाहिए, कॉस्ट कटिंग करनी चाहिए, कॉस्ट कटिंग करनी चाहिए। अपनी कुछ फ़्लाइट्स ऐसी जो बिल्कुल ही वेकेंट चल रही हैं और बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही है, उनको फॉर द टाइमिंग क्या करना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए, ताकि जो प्रॉफिटेबल चल रही हैं उनको ही ऑपरेट किया जा सके। और रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए भी कुछ किया जा सकता है, मार्केटिंग थोड़ी ज़्यादा करनी चाहिए, प्राइसेस अपनी जो है वो थोड़ी अच्छी डील्स दे के कस्टमर को क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए। लाइक कारपोरेट क्लाइंट्स जो हैं, कारपोरेट कस्टमर जो हैं, उनको थोड़े डिस्काउंट देने चाहिए, क्यों, वहाँ से आपको ज़्यादा कस्टमर मिल सकता है। फैसिलिटीज़ कस्टमर को देनी चाहिए, ये भी कहा जा सकता है, ताकि थोड़ा सा यूनिक जो है वो आप सर्विसेज दे के कस्टमर को अट्रैक्ट कर सको। उसमें पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज हो सकती हैं, तो ये अरेंज करनी चाहिए। कुछ 4-5 बातें की जा सकती, किसी मॉडल में नहीं थी ये बातें। ये क्या है, एक चीज़ होती है कॉमन सेंस, क्या होती है, कॉमन सेंस हुआ जो पेपर के अंदर काम नहीं करती, पेपर के अंदर वो काम नहीं करती। क्यों, पेपर का प्रेशर होता है, क्या पेपर में हमारे सेंसेस थोड़े से वीक होते हैं। किस वजह से वीक होते हैं, पेपर वाली रात नींद पूरी ना होने की वजह से वीक होते हैं। पेपर वाली रात नींद पूरी ना होने की वजह से पेपर के दौरान आपके सेंसेस थोड़े वीक हो जाते हैं, बातें आपके दिमाग से हाथ में टपकना जो है वो थोड़ा वीक हो जाती हैं। तो इसलिए पेपर वाली रात एटलीस्ट हमें 6 से 8 घंटे की नींद पूरी करना है,
फिर जाके सुबह पेपर में सेंसेस काम करेंगे, हम रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करके कुछ ना कुछ आंसर लिख सकेंगे। इस रिक्वायरमेंट का आंसर पूरे हॉल में किसी को नहीं पता। क्यों? बुक के अंदर कहीं पे लिखा ही नहीं हुआ था। तो क्या करना है, हर किसी ने अपनी अपनी छोड़नी है। इसका आंसर एग्जैक्ट एग्जामिनर के पास भी नहीं है। उसे भी पता है कि हर किसी ने अपनी अपनी छोड़नी है और उसने मार्क्स उसको देने हैं जिसने छोड़ दी। जिसने हवा बना लिया, ओ एग्जामिनर की डैश, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे दिया, बुक के अंदर ऐसा कोई पार्ट था ही नहीं, सर पे सवार कर लिया, मारे गए लुटे गए और ये क्वेश्चन ही छोड़ दिया, तो उसने एग्जामिनर को चांस ही नहीं दिया मार्क्स देने का। तो इसलिए कोई रिक्वायरमेंट बुक के अंदर नहीं कभी पड़ी, बिल्कुल नई रिक्वायरमेंट आ गई तो क्या करना है, दिमाग को खोलना है, उसके बारे में सोचना है और जो दिमाग में आता है लिखना है। लेकिन जो लिखना है वो बड़ा खूबसूरत लिखना है कि एग्जामिनर उसे एक दफ़ा पढ़े बिना देख की वाह कहे। पेपर में लिखते हुए समटाइम हमसे ये गलतियां हो जाती हैं। हमने लिखना था एक वर्ड सपोज मार्केटिंग, गलत हो गया, तो हम क्या करते हैं, गलती होगी, मुझसे गलती होगी, इसकी ऐसी की तैसी। एग्जामिनर को नजर नहीं आना चाहिए मुझसे गलती हुई, एग्जामिनर को नजर नहीं आना चाहिए मुझसे गलती हुई है। और इतनी गीची मिची समटाइम इसके पीछे जो वर्ड लिखा होता है वो भी हम फाड़ देते हैं। क्यों? एग्जामिनर को नजर नहीं आना चाहिए मुझसे गलती हुई है। हाँ, एग्जामिनर को पता चला मुझसे गलती हुई है? नहीं पता चला। तो क्या करना है, पेपर में लिखते हुए समटाइम गलती हो जाती है, गलत हो गया, इसके ऊपर एक छोटा सा क्रॉस लगा के आगे आप क्या करो, ठीक लिख दो। एग्जामिनर को पढ़ते हुए पता चलना चाहिए गलती है, पेपर देख के उसे नहीं पता चलना चाहिए किसी चवल का पेपर मेरे हाथ में आ गया। और ये हरकत कहाँ पे होती है? वेरी फर्स्ट पेज पे। जब पेपर हम स्टार्ट करते हैं लिखना तो पहले ही पेज पे हरकतें होती है और वहीं से एग्जामिनर एक आपके बारे में अच्छा इंप्रेशन बना लेते हैं कि एक अच्छा चवल आदमी है, मीन गंदा स्टूडेंट है, गंद मारता है। अब वो हर क्वेश्चन में फजूल में एक एक दो दो नंबर काटना शुरू कर देंगे। समटाइम हमसे क्या होता है, पूरी एक लाइन गलत होगी, क्या करना है, पूरी लाइन गीची मीची गीची मीची गीची मीची, नज़र नहीं आना चाहिए एग्जामिनर को। नहीं, उसके स्टार्ट में एक ब्रैकेट दो, एंड पे एक ब्रैकेट दो, इधर एक छोटा सा क्रॉस, इधर एक छोटा सा क्रॉस। वो क्रॉस बड़ा नहीं देना, उससे भी उसे पता चल जाएगा कि गलत आदमी है। छोटा सा क्रॉस। समटाइम पूरा पैराग्राफ गलत हो जाता है, तो क्या करना है, स्टार्ट में एक ब्रैकेट क्रॉस, एंड पे एक ब्रैकेट क्रॉस, बस आगे ठीक लिख दो। इन एग्जामिनर को नहीं बताना कि हम गंदे हैं और गंद मारते हैं। अब इस तरह की रिक्वायरमेंट अगर आपने अटेम्प्ट की है, बड़ी खूबसूरत, और इससे पहले वाले क्वेश्चन आपने बड़े अच्छे अटेम्प्ट किए थे, तो यहाँ पे जब एग्जामिनर आया तो उसे भी पता है इसका पैट आंसर तो किसी के पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, और पीछे से उसका इंप्रेशन आपके बारे में बड़ा अच्छा चलता आ रहा था और आपने बड़ा खूबसूरत लिखा है, तो हो सकता है बगैर पढ़े ही वाह कह के टिक टिक करके आपको पूरे नंबर देते। लेकिन अगर इसके अंदर ये गीची मीची उसे नज़र आ गई तो फिर वो पढ़ेगा, तो फिर जब पढ़ेगा तो फिर पढ़ेगा, फिर उसने पढ़ के नंबर देने। इसलिए प्लीज़ पेपर में ये मिस्टेक हो जाती है, हो जाए तो उसे हाईलाइट नहीं करना, अपनी गलतियों को छुपाना है, एग्जामिनर को नहीं बताना हम गंदे हैं और गंद मारते हैं, उसके आगे अच्छा इंप्रेशन देना है। पेपर वाली रात प्लीज़ कोशिश करनी है 6 से 8 घंटे नींद पूरी करके जाना है। एक रात में पढ़ के पेपर पास नहीं होता। टेंशन से नींद नहीं आती। नींद क्यों नहीं आती? जब सिलेबस कंप्लीट हो, सारे टेस्ट दिए हों, तो कॉन्फिडेंस आपको नींद दिला देता है।
जनवरी एंड तक सारे सिलेबस कंप्लीट करो, फरवरी में सिर्फ रिवीजन करो, मॉक दो, उसके बाद देखो पेपर रात नींद आती है नहीं आती। पेपर में जाते हुए भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, यस आता है मुझे। फिर सेंसेस काम करेंगे। सेंसेस कब काम नहीं करते? जब पेपर में जाते हुए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मुझे आता है। वो कब नहीं होता? जब हमने मॉक नहीं दिए होते, जब हमने रिवीजन नहीं की होती, जब हम आखिरी मंथ में नई नई चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। वो आखिरी मंथ में नई नई चीज़ें नहीं पढ़ना, वहाँ पे जो पहले पढ़ा है सिर्फ वो रिवाइज़ करना है, वो पूरा रिवाइज़ कर लो, बड़ी बात है। इतना टाइम नहीं मिलता कि वही पूरा रिवाइज़ हो जाए। हम वहाँ पे नई चीज़ें पढ़ रहे होते हैं तो पुरानी चीज़ें कहाँ गई? दब गई, वो रिवाइज़ नहीं हुई अच्छी लर्न होने के बावजूद। ये जो पेपर में जाने से 2 घंटे पहले हमें इल्हाम होते हैं, वही नाजिल होती है कि ये पार्ट आया है, ये टॉपिक आया है पेपर में, मैं इसे पढ़ लूँ, ये गलत होती है। ठीक हो गया? इतने आप कोई पामिस्ट होते तो आज यहाँ पे ना बैठे होते। इसे प्लीज़ पेपर से 2 घंटे पहले पढ़ना छोड़ दिया करो। हम क्या करते हैं, तू चल मैं आया, वो वाजे मार रहे होते हैं, आजो आजो आजो, बस 2 मिनट मैं ये पढ़ के आया, मीन वो थका हुआ दिमाग पेपर में लेके जाते हैं। वो जाके वहाँ पे घंटा को चलता है, उसके बाद ठुस। पेपर में फ्रेश दिमाग लेके जाओ ताकि 3 घंटे वो चल सके। पेपर में जाने से पहले प्लीज़ अपनी डाइट कुछ खा पी के जाना चाहिए। पेपर के आखिरी 1 घंटे में हमारी हालत ये हो जाती है। ठीक हो गया? जब कुछ खाया पिया नहीं होता ना, तो आखिरी 2 घंटों में ये हालत हो जाती है। और जब ये हालत होती है ना, तो इससे सेंसेस वीक हो जाते हैं, दिमाग से चीज़ें हाथ में टपकना कम हो जाती हैं। इसलिए प्लीज़ पेपर में जाने से पहले कुछ खा पी के जाओ। खाली पेट जाने से आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी होनी चाहिए थी। हो सके तो साथ कोई कैंडी, कोई चॉकलेट, ये चीज़ लेके जाया करो जो आपको इंस्टेंट शुगर एनर्जी देती है, जिससे दिमाग हाथ चलते रहते हैं। खैर, हम क्या बातें कर रहे थे? पार्ट ए बी सी क्वेश्चन 5 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करना क्या है आपको? रिक्वायरमेंट, review the information provided in the above matrix and reclassify the information under the current heading where necessary। पर कोई मैट्रिक्स दी गई है तो हमने क्या करना है? अंडर करेक्ट हेडिंग जो है वो चीज़ों को रिक्लासीफाई करना है। The following SWOT matrix is prepared by management trainee for Pro Pharma Private Limited, a small company manufacturing pharma products। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स आपने रीअरेंज करनी है। स्ट्रेंथ में लिखा हुआ है रिसेंट मर्जर ऑफ 2 कंपैटिटर्स। ये क्या है? स्ट्रेंथ है या थ्रेट है? थ्रेट है कि 2 कंपैटिटर आपस में मर्ज कर गए तो उनकी साइज स्ट्रेंथ लार्ज हो जाएगी, कंपैटिटिव राइवरी जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये तो थ्रेट है ना, इंटरनल बात तो नहीं है। हाई स्किल्ड साइंटिस्ट इन द वर्कफोर्स, ये ठीक है, स्ट्रेंथ है। न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज हैव नॉट येट बीन फुली एक्सप्लॉइटेड। मार्केट के अंदर किसी साइंटिस्ट ने कोई नई डिस्कवरीज की हैं, उसके ऊपर अभी तक किसी ने कोई मेडिसिन नहीं बनाई, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम उसके ऊपर मेडिसिन बना के दुनिया कैप्चर कर सकते हैं। क्या ख्याल है? ये अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद वीकनेसेस में दिया गया स्लो प्रोग्रेस विद एग्जिस्टिंग रिसर्च प्रोजेक्ट, तो ठीक है, वीकनेस इंटरनल बात ही है। एक्सटेंसिव रिसर्च नॉलेज ऑफ एम्प्लॉइज, ये तो स्ट्रेंथ है ना, ये वीकनेस तो नहीं हो सकती। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द इंडस्ट्री, अपॉर्चुनिटी है ये। इंडस्ट्री ग्रोथ तो बिजनेस से बाहर की बातें हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी है। और अपॉर्चुनिटी में दी गई पुअर रिकॉर्ड ऑफ कन्वर्टिंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स इनटू न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वीकनेस है, वीकनेस है ये। हाई इन्वेस्टमेंट इन एडवांस इक्विपमेंट, ये स्ट्रेंथ है। पेटेंट्स ऑन 6 प्रोडक्ट्स, आपके पास पैनाडॉल जैसी 6 प्रोडक्ट्स के पेटेंट्स हैं कि आपके अलावा कोई बना ही नहीं सकता, तो ये क्या है? स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इंटरनल। या आप इसे अपॉर्चुनिटी में लिख सकते हैं।
पेटेंट्स है तो एज ए बैरियर टू एंट्री भी काम कर सकता है न्यू एंट्रेंट्स के लिए, क्या ख्याल है? तो स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मर्जी लिख दो, स्ट्रेंथ में लिख दो, ठीक है। थ्रेट्स में लिखा हुआ है जी हाई प्रॉफिट मार्जिन, स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल डाटा स्ट्रेंथ वीकनेसेस में लिखा जाएगा। स्ट्रिक्टर रेगुलेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, थ्रेट। रिसेंट इंक्रीज इन एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉय टर्नओवर आपका ज्यादा है, वीकनेस, वीकनेस इंटरनल बात है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, identify a model or technique that you might use to carry out, सिर्फ मॉडल का आपने या टेक्निक का नाम देना है। an analysis of an entity and its activities, an analysis of an entity and its activities, activities कहाँ पे थी? Porter's value chain, and macro environment analysis, Pastel, and industry analysis, Porter 5 forces, a strategic position analysis, SWOT, क्या ख्याल है? क्वेश्चन नंबर 10, बस एक एक मॉडल का नाम बनता ही एक एक है, दो दो है, लेकिन हमारे लिए प्रेफरेबल मैक्रो की सूरत में पेस्टल है, इंडस्ट्री की सूरत में पोर्टर 5 फोर्सेस और इंटरनल एनालिसिस में पोर्टर वैल्यू चेन। क्वेश्चन नंबर 10, रिक्वायर्ड इवैल्यूएट द मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ एनएस यूजिंग अ पेस्ट एनालिसिस। गुड लक एवरीबॉडी, एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपने इस पे पेस्टल अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, सबसे छोटा क्वेश्चन, ट्राई करें प्लीज, पेस्टल अप्लाई करना है आपको इस क्वेश्चन पे। पेस्ट पेस्ट
जी मिलके कवर करें। So National Solution NS is a privately owned high technology company established in 2002 by computer engineer Bill Gates. और पेस्टल का मतलब क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल बातें नहीं। ठीक हो गया? It is situated in the country of Redland, a prosperous developed nation with a stable, well-established political system. कंपनी जिस कंट्री में ऑपरेट कर रही है वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? वेल डेवलप्ड, स्टेएबल गवर्नमेंट है। तो ये थ्रू लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अडॉप्शन हमारे ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी। क्यों? गवर्नमेंट स्टेबल है, दिस मीन पॉलिसीज आए दिन चेंज नहीं होंगी, तो हम एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हुए अपना ऑब्जेक्टिव मीट कर सकते हैं। तो ये कहाँ पे जाएगा? पॉलिटिकल फैक्टर में। Successive government in Redland have promoted technology by providing grants and tax incentive. तो गवर्नमेंट टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री में ग्रांट्स, टैक्स इंसेंटिव दे रही है, तो ये भी थ्रू कॉस्ट कटिंग हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगा, पॉलिटिकल फैक्टर। टैक्स क्रेडिट्स आर आल्सो प्रोवाइडेड टू ऑफसेट कंपनी इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D में भी टैक्स क्रेडिट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो ये भी थ्रू कॉस्ट कटिंग R&D को और ज़्यादा अच्छा प्रमोट करने में, बिजनेस को इनोवेशन के थ्रू जो है वो सर्वाइव करने में हेल्प देगा। तो ये भी पॉलिटिकल फैक्टर। And also provided to offset company investment in research and development. The government, like many government worldwide, has invested heavily in a national telecommunication infrastructure. तो गवर्नमेंट टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंप्रूव कर रही है, जो अगेन बिजनेस को सपोर्ट करते हुए ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगा। सो यहाँ तक हमें कुछ 4 पॉलिटिकल फैक्टर मिले। However, in 2019, the country suffered an economic downturn that led many companies to postpone technological investment. लेकिन इकॉनमी में क्या चल रहा है? रिसेशन चल रहा है, तो ड्यू टू पुअर परचेजिंग पावर, कस्टमर सेल्स अफेक्ट होने से बिजनेस पोजीशन वीक हो सकती है। प्रोडक्ट एरियाज in 2019, NS had 3 distinct product service areas: data communication components, network management system, and finally technical support. तो 3 एरियाज में कंपनी ऑपरेट करती है, कंपोनेंट्स में, सिस्टम में और सपोर्ट में। The international market for data communication components had increased from 3.3 trillion rupees in 2015 to 8.1 trillion in 2019.
forecast for 2020 and beyond predict growth from increased sale of currently installed networks. हमने देखना होता है करंट और फ्यूचर, करंट और फ्यूचर, और यहाँ पे देखा जाए तो पास्ट में भी हमारे टाइप के बिजनेस की सेल इंक्रीज हुई है और फ्यूचर में भी क्या प्रेडिक्ट की जा रही है, ग्रोथ। और जब एक इकॉनमी रिसेशन से रिकवरी की तरफ आती है ना, तो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का यूजेज बहुत ज़्यादा होता है। हम किस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में ही ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये जो फ्यूचर ग्रोथ है, ये हम कह सकते हैं एक सोशल फैक्टर है कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस जो है वो बन रही है टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की, और वैसे भी इकॉनमी जब रिसेशन से रिकवरी की तरफ आएगी तो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की डिमांड हाई होने से, मीन प्रेफरेंस बनने से कंज्यूमर की हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प मिल सकती है। कोई सोशल फैक्टर इसे लिखा जा सकता है, क्या ख्याल है कि सोसाइटी हमारे टाइप की है और बढ़ भी रही है। मीन टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की सेल पास में इंक्रीज हुई है, फ्यूचर भी ग्रोथ प्रेडिक्ट की जा रही है। मीन सोसाइटी हमारे टाइप की है, मीन कंज्यूमर की प्रेफरेंस जो है वो हमारे टाइप के बिजनेस की प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी सेल जनरेट करने में, ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगा। सोशल फैक्टर, थोड़ी सी औखी बात। द मैच्योरिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी मीन्स दैट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आर बिकमिंग शॉर्टर। तो आपकी प्रोडक्ट्स का लाइफ साइकिल शॉर्टर है। कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तो अगर मार्केट में कोई नई इनोवेशन नहीं होती, अगर मार्केट में कोई नई इनोवेशन नहीं होती तो कस्टमर लूज होने से पोजीशन वीक हो सकती है। तो इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। बात हमने कहाँ की है, इंडस्ट्री मार्केट की है, अपनी इंटरनल बात नहीं की कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल शॉर्टर है and if there will be no more innovation in technology in the industry, then by losing customer, company position will be affected. Technological factor. NS produces components in a relatively prosperous country where there is significant legislation defining maximum work hours and minimum wage rate. लीगल फैक्टर के लेबर रेट बढ़ रहे हैं, मैक्सिमम वर्क आवर्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं। दिस मीन इन केस ऑफ क्राइसिस लेबर कॉस्ट मैनेज ना होने की सूरत में हमारा ऑब्जेक्टिव अफेक्ट हो सकता है। ऑल न्यू कंपोनेंट्स हैव टू बी अप्रूव्ड बाय एन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अप्रूवल बॉडी इन ईच कंट्री दैट NS सप्लाइज। दिस अप्रूवल प्रोसेस इज बोथ कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। लीगल फैक्टर प्रोडक्ट अप्रूवल का प्रोसेस कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग है, तो वो कॉस्ट और वो डिलेज जो हैं हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। मीन दो लीगल फैक्टर, एक एम्प्लॉयमेंट लॉ और दूसरा कंपनी लॉ। द सेकेंड प्रोडक्ट एरिया इज नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। द सक्सेस ऑफ देयर प्रोडक्ट लेड टू इट बीइंग अवॉर्डेड अ प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी अवार्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन डाटा कम्युनिकेशंस। पॉलिटिकल फैक्टर है कि गवर्नमेंट कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड मिला है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, और इस अवार्ड को एज ए मार्केटिंग टूल यूज करते हुए कस्टमर को अट्रैक्ट करने में, पोजीशन को मेंटेन रखने में हेल्प मिलेगी। अगर हम ये बात करेंगे कि हमने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की हैं जिसकी बेस पर हमें अवार्ड मिला है, तो ये इंटरनल बात हो जाएगी। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर क्या है, हमारी अंदर की टेक्नोलॉजी नहीं, इंडस्ट्री मार्केट के अंदर टेक्नोलॉजी हमारे टाइप की अवेलेबल है या नहीं, और उसमें इनोवेशंस आ रही हैं नहीं आ रही। हमने इनोवेशन लाई है, ये इंटरनल बात है। तो हम यहाँ पे बात क्या उठा रहे हैं, द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड अस अवार्ड ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन that can be used as a marketing tool to attract the customer and maintain company position strong। हम उसे एज ए मार्केटिंग टूल यूज करते हुए पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल फैक्टर इसको लिखेंगे, ठीक हो गया। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर नहीं। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर क्या है कि इंडस्ट्री के अंदर, मार्केट के अंदर हमारे टाइप की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं, और उसमें इनोवेशंस आ रही है नहीं आ रही। हमने कोई इनोवेशन लाई है इंटरनल, तो इंटरनल बात हो जाएगी, वो एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट का अवार्ड हमने बात मेन उठाई। So this further enhance the company's reputation. They only have 2 or 3 competitors in this specialist market. Unlike component manufacturer, there is no requirement to seek government approval for new network products.
अगर पहले चाहिए होती अब नहीं चाहिए तो फिर हम कहते हैं कि फेवर में है। एक चीज़ जब है ही नहीं तो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव। क्या ख्याल है? एक चीज़ जब है ही नहीं, उसमें कोई चेंज ही नहीं आया, तो ना तो पॉजिटिव है फिर ना वो नेगेटिव है। सो क्या हमने देखा, 4 हमें पॉलिटिकल फैक्टर मिले पहले पैराग्राफ में, एक इकोनॉमिक फैक्टर मिला। यहाँ तक बातें बड़ी आसान थी। उसके बाद एक सोशल फैक्टर हमने उठाया, फ्यूचर फोरकास्ट ग्रोथ की है, और वैसे भी रिकवरी की तरफ जब आएगी इकॉनमी तो हमारी प्रोडक्ट्स की, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की प्रेफरेंस हाई होगी, तो ये सोशल फैक्टर कंज्यूमर टेस्ट को चेंज करते हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगा। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हमने ज़बरदस्ती उठाया कि प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल शॉर्ट है, तो अगर इनोवेशन नहीं होती इंडस्ट्री में तो उससे हमारा कस्टमर लूज होने से पोजीशन वीक हो सकती है। और हमने क्या किया, दो हमें मिल गए स्ट्रेट फॉरवर्ड लीगल फैक्टर, एम्प्लॉयमेंट लॉ, कंपनी लॉ, और फिर हमें एक पॉलिटिकल फैक्टर मिला लास्ट पैराग्राफ के अंदर। आंसर शायद इसका भी बैक में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 10, टोटल बन गए 7 क्वेश्चंस। 1 2 7 और 10, 1 2 6 और 10, 7 8 हमने छोड़े हुए अभी तक। जिसमें 8 क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं, 8 कवर कर चुके ना, बस 2 रहते हैं। ये 8 क्वेश्चन मुझे अटेम्प्टेड फॉर्म में मंडे को आपके साथ चाहिए। आपने अटेम्प्ट किए हुए, क्या हुआ, आज वाले 2 ही करने हैं, बाकी तो आपने अटेम्प्ट किए हुए ना। तो 8 क्वेश्चंस मुझे मंडे को आपके पास रजिस्टर में अटेम्प्टेड चाहिए। पहले किए हुए तो ठीक है, लेकिन अगर पहले नहीं किए थे तो अब करना पड़ेंगे। क्यों? आपको 300 घंटे देने हैं इस पेपर को, इस अटेम्प्ट में। अगर आप ये कहो कि किसी एक दिन नहीं दिया तो जान छूट जाएगी, तो ऐसे नहीं होगा। तो फिर यूँ संडे को आपको आके पूरा करना पड़ेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ।